everyone, myself Srishti Thakre from Brajlal Biyani Science College Amravati. We are going to study what do we know and early experiments from chapter photosynthesis in higher plants, subject biology, class 11th. So what do we know? Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, that is green pigment of the leaf, light and carbon dioxide are required for photosynthesis to occur. So स्टार्ट करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि फाइंड आउट करने का कि हमें ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या पता है. सो सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हमने कुछ पहले किए होंगे हमारे पहले क्लास में, जैसे कि उसमें बताया गया है कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में का, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑकर होने के लिए. So you may have put the experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black pepper and exposed to light. आप लोगों ने ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट किए होंगे जिसमें हमें स्टार्च का फॉर्मेशन देखा होगा आपने, जैसे कि टू लीव्स, जैसे कि वेरिएटेड लीफ और वो लीफ जिसमें पार्शियली कवर्ड, जो लीफ ब्लैक पेपर से पार्शियली कवर्ड रहता है और जो लाइट में एक्सपोज किया जाता है. ये भी एक्सपेरिमेंट करके आपने स्टार्च का प्रेजेंस उसमें है या नहीं ये देखा होगा. So another experiment you may have carried out where part of a leaf is enclosed in a test tube containing some potassium hydroxide, that is KOS soaked cotton, which absorb carbon dioxide while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time on testing. So हमने कुछ और आप लोगों ने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किए होंगे जिसमें जो लीफ का जो पार्ट है वो टेस्ट ट्यूब में एनक्लोज रहता है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉटन में सोक किया हुआ रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और जो हाफ प्लांट होता है वो हाफ पार्ट होता है प्लांट का वो एयर के एक्सपोजर में रखा जाता है. और ये पूरा सेटअप लाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है फॉर सम टाइम. So now on testing for the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the export part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative. So हमने लीफ के दो पार्ट्स में उसमें से किसी एक पार्ट में हमने स्टार्च का प्रेजेंट पाया होगा. जैसे कि हमने आपको दिखा होगा कि जो पार्ट एक्सपोज पार्ट जो है वो स्टार्च का, वो एक्सपोज पार्ट जो है जो लीफ का वो स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिखाया होगा, और जो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है उसने नेगेटिव रिजल्ट दिखाया होगा. दिस शो दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिन. कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन. सो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें से हमें ऐसा पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है. सो can you explain how this conclusion could be drawn? So early experiments. It is interesting to learn about those simple experiments that lead to a gradual development in understanding of photosynthesis. So early experiment हमारा एक next topic है हमारे chapter का. So it's interesting to learn about those simple experiments that lead to a gradual development in understanding of photosynthesis. So इसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है हमेशा कि जो सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसके वजह से हमें जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट को लेड करते हैं, जिनकी वजह से ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत सिंपल होता है. जैसे कि जोसेफ प्रिस्ले इन 1733 टू 1804 in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role in the growth of plants. जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 साल के वक्त एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ परफॉर्म की थी, जिससे ये पता चला था कि
कौन से फैक्टर ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल है? प्रिस्ले, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था इन 1774। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस अ बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश। सो प्रिस्ले ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कैंडल एक क्लोज स्पेस जार बेल जार में बर्न होती है, जो जल रही थी, वो जल्दी ही बुझ जाती थी। जब वो एक क्लोज स्पेस बेल जार में जली हुई कैंडल जब उसने रखी तो उसे ये ऑब्जर्व हुआ कि वो बहुत जल्दी बुझ जा रही है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फिगर ABCD में, इसके वजह से आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया और उसे किस तरह के रिजल्ट मिले। सिमिलरली अ माउस कुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस। ही कंक्लूड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर। सो उसने उस एक्सपेरिमेंट में उस जार में एक माउस को भी रखा, जिसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि वो माउस क्लोज जार में सफोकेट हो रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आई गेस ऑक्सीजन और एयर। ही कंक्लूड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर। उसमें से उसने ये कंक्लूड किया कि जो बर्निंग कैंडल और जो एनिमल है वो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। बोथ समहाउ डैमेज द एयर। दोनों में से किसी की वजह से एयर इनकी वजह से एयर डैमेज हुई है। बट व्हेन ही प्लेस अ मीन प्लांट इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। बट जब उसने एक मीन का प्लांट जब उसने उस बेल जार में रखा, तब उसे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो माउस है वो लाइव है, वो जिंदा है, और जो कैंडल है वो कंटिन्यू जल रही है। Priestley hypothesized as follows: plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles removes. So उसमें ये कंक्लूड हुआ कि प्लांट एयर को रिस्टोर करती है, बर्निंग प्लांट एयर को रिस्टोर करती रहती है। भले ही जब अगर हमने एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स को वहाँ से रिमूव भी कर लिया या फिर वहाँ पे रख भी दिया, फिर भी उसका उन एनिमल्स और कैंडल का इफेक्ट प्लांट पर नहीं पड़ता है। प्लांट हमेशा एयर को रिस्टोर करती रहती है। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट? रिमेंबर, ही विल नीड टू rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup? सो हमें ये इमेजिन करना है कि प्रिस्ले ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। रिमेंबर, ही विल नीड टू rekindle द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डे। How many different ways can you think of to light the candle without disturbing setup? So और कौन से वेज है जिस वजह से हम कैंडल को लाइट अप कर सकते हैं बिना उस सेटअप को चेंज किया, बिना उस सेटअप को डिस्टर्ब किए। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्ले बट बाय प्लेइंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द लाइट। सो प्रिस्ले ने जो सेटअप है वो using a similar setup as the one used by Priestley but by playing it once in the dark and once in the sunlight. John Lingenhaus from 1730 to 1799 showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals. So Jan Lingenhaus from 1730 to 1799 it's his lifespan. उसने ये बताया कि जो सनलाइट है वो भी एक इसेंशियल फैक्टर है प्लांट की प्रोसेस करने के लिए, दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फोल्डेड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। जो वो प्लांट थोड़े परसेंट में बर्निंग कैंडल में से निकलने वाली और एनिमल्स में से जो ब्रीथिंग में से जो एयर निकलती है उसे प्यूरिफाई करता है बहुत हद तक। Ingenhaus in an elegant experiment with the aquatic plant showed that while in the dark they did not. और यही एक्सपेरिमेंट इंगनहाउस ने जब एक्वाटिक प्लांट्स में डार्क कंडीशन में परफॉर्म किया तब उसे इसमें कोई चेंज या फिर उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद उसे
उस पानी में आई थिंक बबल्स पानी में उसे बबल्स मिले जो ऑक्सीजन के तौर पे हमने एक्सेप्ट की कि वो ऑक्सीजन है. हेंस ही शो दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन. सो उसमें से ये पता चला, उसमें से ये दिखाया कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वही सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. It was not only about 1854 that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow. 1854 में जूलियस वॉन सैक्स उसने एक एविडेंस प्रोवाइड किया जिसमें ये साबित किया गया कि जो प्लांट्स बढ़ते हैं वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं. ग्लूकोज इज़ यूजुअली stored as starch. ग्लूकोज जो होता है प्लांट में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है. हिज लेटर स्टडीज शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स दैट इज क्लोरोफिल एज वी नो इट इज़ लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडी लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विद इन प्लांट सेल्स. सो उसने जब बाद में स्टडीज़ की उसके ऊपर जूलियस वॉन सैक्स ने ग्लूकोज के प्रोडक्शन के ऊपर, तब उसे ये पता चला कि जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, अभी उसका डिस्कवर्ड हुआ है कि उसका डिस्कवर बाद में हुआ जिसे हम अब क्लोरोफिल बोलते हैं. वो क्लोरोफिल जो ग्रीन सब्सटेंस जो प्लांट्स में रहता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, वो एक स्पेशल बॉडीज़ में रहता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है विद इन द प्लांट सेल्स. ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज़ वेयर ग्लूकोज इज़ मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज़ यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. सो उसने ये फाउंड किया, उसने ये ढूंढा कि जो ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट्स में वो ग्लूकोज तैयार करता है और वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. जैसे कि जो ग्रीन पार्ट होता मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहाँ पर ग्लूकोज तैयार किया जाता है और वो एक स्टार्च के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर रहता है. नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय T.W. Engelmann from 1843 to 1909. His lifespan was. Using a prism, he split into its spectral components and then illuminated a green algae, Cladophora, placed in a suspension of aerobic bacteria. So T.W. Engelmann ने प्रिज्म का यूज़ करके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स और ग्रीन अलगी को वहाँ से स्प्लिट किया, वहाँ से उसे इल्यूमिनेट किया. एंड क्लैडोफोरा प्लेस इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. और क्लैडोफोरा को एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में प्लेस किया. द बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन. जो बैक्टीरिया थे वो O2 ऑक्सीजन इवोल्यूशन की साइट को डिटेक्ट कर पा रहे थे. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. So उसने उस प्रिज्म में से जो लाइट स्प्लिट हो रहे थे उसमें से ये ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है वो मेनली ब्लू और रेड लाइट के रीजन में मिल रहे हैं. जो लाइट्स प्रिज्म में से स्प्लिट हो रहे उन लाइट्स के जो ब्लू एंड रेड लाइट है उस लाइट में मेनली बैक्टीरिया ऑब्जर्व हो रहे हैं. फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड. सो जो पहला एक्शन था स्पेक्ट्रम का वो फोटोसिंथेसिस का वो इस तरह से डिस्क्राइब किया गया. इट रिसेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. सो इसमें से हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का भी पता चला. By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were namely that plants could use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water.
सो 19th की सेंचुरी तक हमने यही की फीचर्स प्लांट फोटोसिंथेसिस के पता चले कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट और वाटर में से लाइट का यूज़ करके ही प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood as carbon dioxide plus hydrogen in the presence of light gives CH2O plus O2. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गिव्स CH2O plus O2, where CH2O represent a carbohydrate, that is for example a glucose, a 6-carbon sugar. A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist, जिसमें से जो CH2O फॉर्म हुआ वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ अ 6-carbon sugar which is known as glucose. A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist. So और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने तैयार किया जिसका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील, whose lifespan is 1897 to 1985, who based on his studies of purple and green bacteria. जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर स्टडी किया, जिसकी वजह से बहुत फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन रहा. He demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. This can be expressed by. So now Cornelius Van Neel ने green और पर्पल बैक्टीरिया पे स्टडी किया, जिसमें से ये पता चला कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे फ़ोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसमें से हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें जो हाइड्रोजन है एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करती है. दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय H2A plus CO2 gives twice A plus H2O plus H2O, जिसमें से ये पाया गया कि H2O के साथ वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट gives 2 molecules of that compound which is oxidizable compound plus CH2O plus H2O. In green plants, H2O is a hydrogen donor and is oxidized to O2. So green plants में जो H2O है वो हाइड्रोजन डोनर होता है और जो and is oxidized और जो O2 में ऑक्सीडाइज होता है. So some organisms do not release oxygen during photosynthesis. When H2S is instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. So कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते हैं. जब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है instead of the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन डोनर के तौर पर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में यूज़ होता है, वर्क करता है. द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन. सो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फ़र हो सकता है या सल्फाइड हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज़म पे और ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे. Hence he inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from
water, that is H2O, not from the carbon dioxide. So उसने ये प्रेडिक्ट किया, ये इन्फर्ट किया कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. This was later proved by using radioisotopic techniques. The correct equation that could represent the overall process of photosynthesis is therefore 6 carbon dioxide plus 12 H2O in presence of light gives C6H12O6 plus 6 molecule of H2O plus 6 molecule of oxygen, where C6H12O6 represents glucose. So ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिप्रेजेंट की गई है नीचे दिए गए इक्वेशन से, दैट इज 6 CO2 प्लस 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स C6H12O6 plus 6 molecule of H2O plus 6 molecule of oxygen, that is where C6H12O6 represents glucose, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, एंड द ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर. दिस वॉज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक. और जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है वो वाटर से ही रिलीज़ हो रहा है. और रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स की वजह से ये सब प्रूव किया गया. नोट दैट दिस इज़ नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये सिंगल रिएक्शन नहीं है फोटोसिंथेसिस में, ये सिंगल रिएक्शन पूरी फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट नहीं करती, बट उसमें और भी मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्टेंस आर यूज इन द इक्वेशन गिवन बिलो above? So hope you have understand all our whole of our topic. Thank you so much.